हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ISI एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 UGB सॉल्यूशंस। जैसे कि आपको पता है UG और UGB दो पेपर होते हैं, बी स्टेट और बी मैथ्स में एडमिशन के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि मेनली कोलकाता में है बट इसकी अदर ब्रांचेस भी हैं। UGB में लास्ट ईयर तक यानी कि अप टू 2021 तक 8 क्वेश्चंस आते थे। इस बार 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल द सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेटोरिक्स का है और इसमें बोला गया है कि कंसिडर अ बोर्ड हैविंग 2 रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, एक रो है जिसमें 2 रोज है और n कॉलम्स है। तो ये मैंने 2 रोज बना दी और n कॉलम्स है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल n कॉलम्स है मान लीजिए। ठीक है, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, ये कॉलम n-1 और ये है कॉलम n। तो ये एक बोर्ड है, जैसे चेस बोर्ड में 8 रोज और 8 कॉलम्स होते हैं, वैसे ये जनरल कोई बोर्ड है जिसमें 2 रोज और n कॉलम्स है। दस देर आर 2n सेल्स। ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है कि n और n 2n सेल्स हो गए इसमें। ईच सेल इज टू बी फिल्ड बाई ईदर 0 और 1। हर एक सेल को या तो 0 या 1 से फिल करना है। ऑल राइट, in how many ways can this be done such that each row sum and each column sum is even? तो ये एक पैरिटी का क्वेश्चन होता है। ऑड इवन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ पैरिटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, हम ये जो शुरू के n-1 पहली रो के n-1 कॉलम्स का जो एलिमेंट्स है सेल्स है, उनको हम अपनी मर्जी से रैंडमली 0 और 1 से फिल कर देते हैं। लेट्स से मैंने इसको 1 से फिल कर दिया, इसको 0 से, इसको 0 से, इसको 1 से एंड सो ऑन। मैंने इसको लास्ट को 1 से फिल कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर एक रो का सम और हर एक कॉलम का सम इवन होना चाहिए पार्ट ए में। अब सोचा आपने यहाँ पे 1 फिल किया तो ऑटोमेटिकली रो का सम इवन बनाने के लिए यहाँ पे भी आपको 1 फिल करना पड़ेगा, कॉलम का सम इवन बनाने के लिए। अगर आपने यहाँ पे 0 फिल किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको 0 फिल करना पड़ेगा कॉलम का सम इवन बनाने के लिए। यहाँ पे 0 किया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 किया तो यहाँ पे 1। तो जैसे ही मैंने इसको वेरी कराया तो ये सेकंड रो का एलिमेंट अपने आप फिक्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो फिक्स करते ही सेकंड रो अपने आप फिक्स हो गया। अब फर्स्ट रो के आपने मान लो n-1 तो रेंडमली फिल कर दिए। दो बातें हो सकती हैं, या तो इन n-1 का सम इवन हो। अगर इवन हो तो लास्ट कॉलम में क्या डालोगे आप? मान लिया कि इसमें मैंने 2 में तो 1 पुट कर दिया, बाकी सब में 0 पुट कर दिया, तो सम इवन हो गया। तो लास्ट वाले में आपको 0 पुट करना पड़ेगा ओवरऑल पहली रो का सम इवन बनाने के लिए। और अगर 1 से लेके n-1 तक की रो का सम ऑड आ रहा था तो आखिरी कॉलम में क्या डालना पड़ेगा? आखिरी कॉलम में आपको 1 डालना पड़ेगा टू मेक द सम इवन। सो दो बातें हो सकती है, केस 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। स्ट्रेटेजी इज फिल ऑल द कॉलम्स column number from C1 to Cn-1 of the first row। और ये कितने तरीके से फिल कर सकेंगे? अभी हर एक सेल के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है, 2 2 2 ऐसे करते करते 2 रेज टू द पावर n-1 चॉइसेस है। आपने इतने तरीके से फिल कर दिया। अब ये करते ही हम एक बार आखिरी सेल को कंसिडर कर लेते हैं कि इस रो के आखिरी सेल के लिए क्या क्या करना होगा। फॉर Cn column number n, row number 1, for R1, all the columns from C1 to C1 of the first row of R1, for R1 Cn, दो केसेस ले लो। केस 1 क्या होगा? सम ऑफ R1 C1 to Cn is odd। तो R1 Cn में क्या हो जाएगा? अगर ऑड है तो इवन बनाने के लिए आप 1 फिल कर दोगे। ठीक है, Cn में आप 1 फिल कर दोगे। और केस 2, इफ सम ऑफ C1 to Cn-1 इज इवन, तो आखिरी में आप 0 फिल कर दोगे। तो ये भी फिक्स हो गया। मान लो कि इनका सम पहले केस की तरह ऑड था तो आखिरी में आप 1 फिल कर दोगे। और जैसे ये फिक्स हो गई, ये दोनों सेकेंड रो अपने आप फिक्स हो जाएगी। फिल द सेकेंड रो to make the sum even।
ठीक है, ये कैसे करना आपको पता है स्ट्रेटेजी की, अगर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि आपने अगर फर्स्ट रो को फिक्स कर दिया ना तो सेकंड रो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो गई, अब उसमें और ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं चेंजेस करने की। तो ओवरऑल मेरे जो वेरिएशन हो 2n-1 हो गए। और जो चीज़ आपने इवन के लिए की है वो चीज़ ऑड के लिए होगी कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सच दैट ईच रो सम एंड ईच कॉलम सम इज ऑड। तो वो वाले केस को मैं एग्जैक्टली डुप्लीकेट बना लेता हूँ इसका। एंड दिस टाइम वी आर डूइंग पार्ट बी। ठीक है, हम पार्ट बी कर रहे हैं। तो पार्ट बी करते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगेन C1 से लेके Cn-1 पहली रो के एलिमेंट्स को आप 2n-1 से फिल कर सकते हो। अब Cn के लिए अगर सम ऑफ C1 से लेके Cn ऑड है और मुझे ओवरऑल भी ऑड बनाना है, तो ऑड का ऑड ही रहने देना, तो लास्ट में 0 फिल कर देंगे। और अगर गलती से 1 से लेके n-1 तक का सम इवन आ गया तो उसको ऑड बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 फिल कर देंगे। और बचे हुए सेकेंड रो के एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को इस बार उल्टा करेंगे कि यहाँ पे 1 है तो सम ऑड बनाने के लिए यहाँ पे 0 करेंगे, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 करेंगे। 0 1 1 0 1 1 0 0 इस तरह से हम करेंगे। फिल द सेकेंड रो टू मेक दिस सम ऑड। और ये भी यूनिक तरीके से हो सकता है, मतलब अगर आपने अगेन पहली रो फिक्स कर दी तो दूसरी रो में गुंजाइश की संभावना नहीं है, दूसरी रो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी टू मेक द पैरिटी ऑड, टू मेक द सम ऑड। सो इन ईदर केस आंसर विल बी 2n-1। ठीक है, at first glance this problem may look difficult but it is actually an easy to medium question, so I will rate it as medium. Its difficulty is not that difficult. और जनरली ऐसा होता है एग्जाम्स में कि एक प्रॉब्लम से दूसरी से तीसरी जाते हो तो लास्ट की जो प्रॉब्लम से ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, कभी कभी जम्बल भी होते हैं। ऑल राइट, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का। इसमें आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, कंसीडर द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to m x माइनस k की होल पावर 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पे m ग्रेटर देन 1 इज एन इंटीजर। शो दैट f हैज़ अ यूनिक मिनिमम एंड फाइंड द पॉइंट वेयर द मिनिमम इज अटेन्ड। तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ओपन कर लूँ पहले से, या फिर मैं सीधे अब आपको मिनिमा पे जाना है तो आपको f' निकालना पड़ेगा। सो लेट मी फाइंड दैट f' क्या बनेगा, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेके m एंड 4 टाइम्स x माइनस k का होल क्यूब। क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर, सिग्मा नोटेशन के अंदर जाके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? येस यू कैन। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप क्या करना, इसको एक्सपेंड करके लिख देना, k की वैल्यू 1 से लेके m तक पुट करके, फिर सारे एक्सप्रेशंस को डिफरेंशिएट कर लेना और फिर उसको सिग्मा नोटेशन में लिखने का ट्राई करना, तो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब f' का नेचर कैसा है ये जानने के लिए हमें एक और बार इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो आप f" निकालो और f" कैसा हो जाएगा, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेके m, और ये हो जाएगा 4 3 12 टाइम्स x माइनस k का होल स्क्वायर। अब ये सम ऑफ स्क्वायर्स है, ये बहुत सारा सम ऑफ स्क्वायर्स है, और सम ऑफ स्क्वायर्स इनइक्वालिटी आपने पढ़ी है कि रियल नंबर्स के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर f" हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, दैट टेल्स यू व्हाट अबाउट f'? दैट टेल्स यू दैट f' इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। f' इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब आपने एक और चीज़ नोटिस की कि f' जो है वो एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, स्पेशली 3 डिग्री का। तो ये और विद लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को खाली एक बार कट करके जाएगा। इफ़ यू ड्रॉ द ग्राफ, ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी को कट करेगा। दैट मीन्स इट विल हैव एग्जैक्टली 1 रूट, और वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है और f' जिस भी पॉइंट पे 0 होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होगा। ठीक है, f' इज इंक्रीजिंग, सो यू कैन से दैट f' will have exactly 1 root, exactly 1 root। ठीक है, अब वो 1 रूट कौन सा होगा ये जानने के लिए हमें अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा। सो लेट अस एक्सपेंड दिस एक्सप्रेशन। अभी तक जो हमने एनालिसिस किया उससे हमें पता चला कि हाँ, जो इसने पहला पार्ट बोला वो प्रूव हो गया कि f का एक यूनिक मिनिमम आएगा। अब वो कौन सा होगा ये कैलकुलेशन बची।
तो उसके लिए हम ज़रा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये क्या बनेगा मेरा 4 टाइम्स सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से लेके m एक्स क्यूब एक्स माइनस के होल क्यूब का एक्सपेंशन आपको आता है एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर के और रादर राइट 3k एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स के स्क्वायर एक्स एंड माइनस के क्यूब। ठीक है, अब k की वैल्यू 1 से लेके m तक वेरी कर रही है, तो आपको पता है कि सिग्मा 1 का फॉर्मूला पता है आपको इन टर्म्स ऑफ m, सिग्मा k का फॉर्मूला पता है, सिग्मा k स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता है और सिग्मा k क्यूब का भी फॉर्मूला पता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 टाइम्स एक्स क्यूब टाइम्स सिग्मा 1 फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 टू m माइनस 3x स्क्वायर टाइम्स सिग्मा k फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 टू m प्लस 3x टाइम्स सिग्मा k स्क्वायर k इक्वल्स टू 1 टू m एंड माइनस सिग्मा k क्यूब फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 टू m। आपको इन सब का सम आता है निकालना। दिस इज इक्वल्स टू, हमें इसको 0 पुट करके और x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पे 0 आ रहा है वो निकालना है। वी विल डू दैट इन अ वाइल। फिलहाल हम इसको लिखते हैं 4 टाइम्स एक्स क्यूब इंटू सिग्मा 1 क्या होता है m, तो ये बन जाएगा mx क्यूब माइनस सिग्मा k कितना होता है 3x स्क्वायर इंटू m इंटू m प्लस 1 बाई 2 प्लस 3x टाइम्स सिग्मा k स्क्वायर कितना होता है m इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 अपॉन 6 एंड माइनस सिग्मा k क्यूब क्या होता है m इंटू m प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इक्वल्स टू 0। तो ये 4 को तो हम वैसे ही गायब कर देते हैं, एक और फैक्टर गायब हो रहा है m का, तो 4 और m को हम गायब कर देते हैं और इस 3 से हम इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो एक 4 से मल्टीप्लाई करके और हम इसको लिख देते हैं सो दैट इट विल बी अ नाइस एक्सप्रेशन। इस 4 से आप मल्टीप्लाई करके लिख दो तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 4x क्यूब, एक m को आप गायब कर दो, यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 3 2 जा 6 m प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर ऑल राइट प्लस आपने एक 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स m प्लस 1 टाइम्स 2m प्लस 1 टाइम्स x, ये m को हमने गायब कर दिया और यहाँ से क्या बचेगा माइनस में एक तो m बचेगा और एक m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बचेगा। ठीक है, ये क्यूबिक आ गई। अब सर इस क्यूबिक के रूट एक ही रूट आएगा वो हमें पता है कैसे निकालें। तो क्यूबिक के रूट्स निकालने के लिए आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा रैशनल रूट्स थ्योरम, हम उसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, रैशनल रूट्स थ्योरम की हेल्प से हम क्या ट्राई करेंगे कि वो रूट का कैंडिडेट कौन सा हो सकता है। ठीक है, सो नाउ टू फाइंड द रूट अप्लाई रैशनल रूट्स थ्योरम। व्हाट डज रैशनल रूट्स थ्योरम से? पहली बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m ग्रेटर देन 1 इज एन इंटीजर। तो रैशनल रूट थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स के अगर रैशनल रूट्स होते हैं तो वो किन में से होंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स में से होंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है m इंटू m प्लस 1 का होल स्क्वायर और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 4। तो क्या क्या फैक्टर्स की पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है 1, ठीक है 1 हमेशा एक फैक्टर होता है, एक पॉसिबिलिटी है -1, एक पॉसिबिलिटी है m, एक पॉसिबिलिटी है -m, एक पॉसिबिलिटी है m प्लस 1 और एक पॉसिबिलिटी है माइनस ऑफ m प्लस 1। अब इसमें से मैं नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटीज हटा देता हूँ, थोड़ा बहुत हम कार्टेशियंस डिकार्टेस रूल ऑफ साइंस को भी ध्यान में रखेंगे कि अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दी, सिंस m इज ए पॉजिटिव नंबर, x की वैल्यू मैंने नेगेटिव पुट कर दी तो ये एक्सप्रेशन भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे तो सम कभी जीरो नहीं हो पाएगा। तो लेट मी कीप डिस्कार्टिंग दिस कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे वाली नेगेटिव की हम लिखेंगे ही नहीं, वी नो ऑलरेडी कि नेगेटिव वाला नहीं हो सकता, तो हम पॉजिटिव वाली ही लिख लेते हैं। अच्छा 1 हो गया, m हो गया, m प्लस 1 हो गया, और क्या पॉसिबिलिटी है, अब आप डिवाइड बाई 4 भी करते जाओ। 4 के फैक्टर्स क्या क्या है 1, 2 एंड 4। तो नेक्स्ट चॉइस आएगी हाफ, एक चॉइस आएगी m बाई 2, एक चॉइस आएगी m प्लस 1 बाई 2। ठीक है, फिर चॉइस आएगी 1 बाई 4, m बाई 4, m प्लस 1 बाई 4, और एक चॉइस ये भी आएगी ना m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, m प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4,
m इंटू एम प्लस वन का होल स्क्वायर, इस तरह से बहुत सारी चॉइसेस आएगी। तो एक एक करके हम अगर स्मार्टली पुट करना शुरू करें, लेट अस से आपने x की वैल्यू हाफ फुट करी, तो क्या हाफ फुट करने पर ये जीरो हो पाएगा? आप पाओगे कि यहाँ पे तो m की क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे m की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे m का लीनियर एक्सप्रेशन और यहाँ पे m के टर्म्स में कांस्टेंट है, तो ये कभी कैंसिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि m का क्यूबिक एक्सप्रेशन में से किसी से भी कैंसिल नहीं होगा। दैट मीन्स ये कांस्टेंट वालों को तो हम वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एलिमिनेशन पे जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम m ट्राई कर लेते हैं, m प्लस वन, इस तरह की चीज़ें। अगर आपने ट्राई किया f ऑफ m क्या बनेगा? 4m क्यूब माइनस 6 टाइम्स m प्लस वन टाइम्स m स्क्वायर प्लस 2m टाइम्स m प्लस वन टाइम्स 2m प्लस वन माइनस m टाइम्स m प्लस वन का होल स्क्वायर। आप सोचो कि एक m को तो आप कैंसिल कर दो, m और ये स्क्वायर बच जाएगा। बची हुई जो टर्म्स है वो देखो, उनका सम जीरो बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ये बन रहा है 4m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 माइनस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1। ठीक है, अब ये इसकी पैरिटी देखो, इवन 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 इवन। ठीक है, इवन। अब ये m और 1 पे पूरा डिपेंड करेगा। अब तो ये देख लो 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर कितना हो गया? 8m स्क्वायर और 8m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 7m स्क्वायर हो गया, तो इसमें m की टर्म आ रही है। दिस इज नॉट परमानेंटली जीरो, सो ये रूट रिजेक्ट आपने कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप m प्लस वन ट्राई करोगे, m बाई टू ट्राई करोगे, m प्लस वन बाई टू ट्राई करोगे। सो लेट मी जस्ट ट्राई f ऑफ m प्लस वन बाई टू। जैसे ही मैंने ये ट्राई किया तो एक्सप्रेशन क्या बनता है? 4 टाइम्स और ये m प्लस वन का होल क्यूब बाई 8 बन जाएगा, माइनस 6 टाइम्स m प्लस वन टाइम्स m प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4 बनेगा ये, प्लस ये बन जाएगा 2 और हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा m प्लस वन का होल स्क्वायर टाइम्स 2m प्लस वन एंड फाइनली ये माइनस m इंटू एम प्लस वन का होल स्क्वायर तो है ही। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करो, 4 टू जा 8, 3 एंड 2, तो m प्लस वन का होल स्क्वायर तो लगभग सब में कॉमन आ रहा है। m प्लस वन का होल स्क्वायर सब में कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया? m प्लस वन बाई टू माइनस 3 टाइम्स m प्लस वन बाई टू प्लस 2m प्लस वन एंड माइनस m। ठीक है, देखो ज़रा इनका सम क्या बन रहा है? हाफ माइनस 3 बाई टू हो गया माइनस वन एंड माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, वेरी वेल। m बाई टू माइनस 3m बाई टू हो गया माइनस m और माइनस m प्लस 2m हो गया जीरो, तो ये जीरो आ गया, बिंगो। इसका एक ही रूट था और रैशनल रूट थ्योरम से मुझे वो रूट क्या मिल गया? m प्लस वन बाई टू। तो यहाँ से मेरी पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू m प्लस वन बाई टू। ना आई विल से इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। Let me tell you the reasons, because it involves concepts from various chapters. First of all, maxima and minima, that is applications of derivatives. Second of all, sequence and progression, यानी कि आपको सिग्मा के स्क्वायर सिग्मा के क्यूब पता होने चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑफ ऑल आपको रैशनल रूट थ्योरम के बारे में भी पता होना चाहिए कि रैशनल रूट थ्योरम से इसके रूट्स आप कैसे सोच सकते हो। एंड फाइनली बहुत सारी चॉइसेस आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ चॉइसेस कम है, तो इनमें से एक्चुअल चॉइस पे अराइव करने में कैलकुलेशन में भी आपको टाइम लग सकता है। Considering all of this, this was one of the difficult questions of this paper. So बच्चों, जैसे कि हमने देखा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं और बहुत कैलकुलेटिव भी है। तो सर, इज़ देयर अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इट? सो आई वुड से येस, देयर इज़ एन ऑल्टरनेट वे, बट एग्जाम टाइम पे आपको वो स्ट्राइक करे या नहीं करे, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। सो लेट मी इलेबरेट दैट मेथड। आप क्या करो, इसकी टर्म्स को एक्सपेंड करके लिख दो। आपको एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो का द ओनली रूट जो है वो आपने प्रूव कर दिया, एक ही रूट है, वो निकालना है। तो आप ज़रा इसको एक्सपेंड करके लिखो, तो ये एक्सपेंड करके क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स, और सिग्मा को एक्सपेंड करके लिखो तो के लिए सबसे पहले आप 1 पुट करोगे, सो इट विल बिकम x माइनस वन क्यूब, प्लस के की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इट विल बिकम x माइनस टू क्यूब, प्लस x माइनस थ्री होल क्यूब एंड सो ऑन टिल आखिर की 2-3 टर्म्स क्या होगी? x माइनस m प्लस वन का क्यूब प्लस x माइनस m का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर।
नाउ व्हाट यू ट्राई टू डू, यू ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये क्या बन जाएगी, 4 टाइम्स x माइनस वन, x माइनस वन की जगह हम क्या लिखेंगे इस बार, x माइनस एम, x माइनस एम का होल क्यूब प्लस x माइनस एम प्लस वन का होल क्यूब प्लस x माइनस एम प्लस टू का होल क्यूब एंड सो ऑन। आखिरी में क्या आ जाएगा, x माइनस टू का होल क्यूब प्लस x माइनस वन का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। नाउ कैन यू राइट दिस इक्वेशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है मैं इसी ओरिजिनल इक्वेशन को बोल देता हूँ। कैन यू राइट दिस इन समेशन फॉर्म, इसको आप समेशन फॉर्म में लिखोगे, जनरलाइज करने का ट्राई करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से m, ये मुझे चेंज नहीं करना है सो दैट आई कैन सम दीज टू क्वांटिटीज, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस एम माइनस प्लस k माइनस वन का होल क्यूब। लेट मी जस्ट वेरीफाई इट फॉर अ कपल ऑफ टर्म्स कि आपने x माइनस एम में प्लस k माइनस वन कर दिया। आप सबसे पहले k की वैल्यू 1 पुट करो तो ये x माइनस एम आ जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x माइनस एम प्लस वन आ जाएगा, k की वैल्यू 3 पुट करोगे तो x माइनस एम प्लस टू आ जाएगा, एंड फाइनली जब आप x की वैल्यू m पुट करोगे, k की वैल्यू m पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वन का होल क्यूब, ये का ये बन जाएगा। सो लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2 एंड यू जस्ट ऐड 1 and 2। If you do 1 plus 2, what do you have? You will get 2 times f dash of x equals to 4 times sigma k equals to 1 to m x minus 1 का whole cube, no, x minus k the whole cubed plus x minus m plus k minus 1 the whole cubed, and इन दोनों का sum equals to आ जाना चाहिए 0। Now इन दोनों में आप a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, और 2 टाइम्स एफ डैश एक्स 0 है तो हमने इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी इंक्रीज नहीं करी है, पहले भी ये क्यूबिक था अभी भी ये क्यूबिक है, तो जो इसके रूट होंगे वो इसके रूट भी होंगे, गारंटीड है। ऑलराइट, ये हो गया 4 टाइम्स सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से लेके m, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आता है a प्लस बी क्या बनेगा, 2x माइनस, और इन दोनों का सम करोगे तो k से माइनस के कैंसिल हो जाएगा और x माइनस एम माइनस वन बचेगा, टाइम्स a स्क्वायर एक्स माइनस के का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस के टाइम्स एक्स माइनस एम प्लस के माइनस वन प्लस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस एम प्लस के माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ डू यू नोटिस समथिंग पर्टिकुलर अबाउट दिस, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ के, मतलब ये इस सिग्मा के बाहर आ सकता है, और इसको अगर मैं 0 पुट कर दूं तो दिस इज द ओनली रूट, बची हुई जो चीज़ें हैं उनमें से कोई भी 0 नहीं बन रहा होगा। रेस्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज यूजलेस बिकॉज उसका कोई रियल रूट नहीं होगा, जैसे कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इस क्यूबिक का एक्जैक्टली एक रूट होगा, और वो किससे आएगा, इस फैक्टर को 0 पुट करने से। दैट सिंपली मीन्स दैट 2x माइनस एम माइनस वन इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ के। ठीक है, ये 0 हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, m प्लस वन बाई टू। सो दिस वे इज ऑब्वियसली मच फास्टर एंड शॉर्टर देन द प्रीवियस वन, बट इसको स्ट्राइक करना एग्जाम टाइम पे उतना ही डिफिकल्ट है, तो स्टिल द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट बट देर इज अ फास्टर वे। तो नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है सो यू कैन थिंक इन दिस टर्म्स कि क्या मैं इसको रिवर्स करके किसी और तरीके से लिख सकता हूँ। Now this is a coordinate geometry question and locus का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि consider the parabola y square equals to 4x, you know everything about this parabola, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब, and the straight line L y equals to x plus 2। Now क्वेश्चन में बोला गया है कि let p be a variable point on L, तो let us assume let the x coordinate of p is alpha, then y coordinate of p will become alpha plus 2, ठीक है, हमने p को ये एज्यूम कर लिया। नाउ ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम p टू c, इस लाइंस इस पॉइंट से ये जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है उस पर हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करे, माना कि वो q1 और q2 पे मीट करती है। लेट अस ड्रॉ अ रफ डायग्राम, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड y इक्वल्स टू x प्लस 2, लेट अस से दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 2, लेट अस से जो कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है वो कुछ ऐसा है, इस पे किसी भी पॉइंट से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करे, तो लेट अस से ये इस पॉइंट से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करे एंड ये पैराबोला को कहाँ पे मीट करते हैं, Q1 एंड Q2 पे। दिस पॉइंट इज P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2 अज्यूम किए हैं, और इन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स है इनको आपने नाम दिया है Q1 एंड Q2।
नाउ लेट Q डिनोट द मिड पॉइंट ऑफ दीज लाइन सेगमेंट्स। ये जो Q1 और Q2 को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट है, उसको Q नाम दिया है। देन फाइंड द लोकस ऑफ Q एज P मूव्स अलोंग L। आपको Q का लोकस फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि Q, लेट Q H, K इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। सो ऑल्सो लेट Q H, K इज द डिजायर्ड लोकस। नाउ ये Q1 Q2 कॉर्ड की इक्वेशन है, उसके लिए Q मिड पॉइंट है। सो यू नो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is Q, whose midpoint is Q is T equals to S1। ये मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन होता है। दिस इज ए वेल नोन रिजल्ट अक्रॉस कॉनिक सेक्शन। आप सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में ही अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट डज एक्सप्रेशन T मीन्स कि ये जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसमें आप y स्क्वायर को तो y टाइम्स k से रिप्लेस कर दोगे, माइनस 4 टाइम्स x को आप x प्लस h बाई 2 से रिप्लेस कर दोगे, इक्वल्स टू S1 क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 4h। ठीक है, इसमें से जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। दिस इज योर मिड पॉइंट कॉर्ड Q1 Q2। ना इस पॉइंट के लिए ये कॉर्ड किसकी तरह एक्ट कर रही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ Q1 Q2। ऑल्सो Q1 Q2 is the chord of contact of point P जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा, अल्फा प्लस 2। सो डू यू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ chord of contact? इक्वेशन ऑफ chord of contact is T equals to 0। very very simply। so let me also write the equation of chord of contact. It is T equals to 0 and what is T equals to 0? इस कर्व में अगर आप y को t से रिप्लेस करो, यानी कि y को आप y टाइम्स अल्फा प्लस 2 लिख दोगे। हम कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, P अल्फा अल्फा प्लस 2 के रेस्पेक्ट में chord ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख रहे हैं, वो होती है T इक्वल्स टू 0। तो y टाइम्स अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स x प्लस अल्फा बाई, ये हो जाएगी आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। नाउ ये लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, एंड इन दोनों को ही हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। दीज टू रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन, और अगर ये दोनों सेम लाइन्स रिप्रेजेंट करती है तो इनमें x और y के कोफिशिएंट जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, माइनस 2x प्लस ky एंड आगे क्या आ जाएगा, ये हो गया माइनस का 2h और 4h माइनस 2h मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 2h, 4h माइनस 2h हो जाएगा प्लस का 2h, प्लस का 2h माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज L1 एंड ये जो L2 है बेसिकली, L2 को भी आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये क्या बन जाएगा, 2y, सबसे पहले x का टर्म लिखो तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस अल्फा टाइम्स y एंड कांस्टेंट टर्म क्या बचेगी, कांस्टेंट टर्म बच जाएगी, सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं। ये अल्फा 2 प्लस वाई टाइम्स है ना, नॉट जस्ट अल्फा, दिस इज अल्फा प्लस 2 टाइम्स वाई एंड ये 2 अल्फा माइनस का 2 अल्फा इक्वल्स टू 0। दीज टू आर द सेम लाइन्स, और अगर ये सेम लाइन्स है तो इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मीन्स माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू k अपॉन अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 2h माइनस k स्क्वायर अपॉन माइनस 2 अल्फा। ठीक है, आगे तो जर्नी बहुत ईजी है। if I cut this and put this equals to minus 1, so we got k equals to alpha plus 2, or you can write as alpha equals to k minus 2, and also you may write 2h minus k square equals to minus 2 alpha, and substitute the value of alpha to be k minus 2। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2h minus k square equals to minus 2 times alpha is k minus 2। ठीक है, तो अभी जाके आप इसकी फाइनल इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, अब आप फाइनली क्या करोगे, h को x से एंड k को y से रिप्लेस कर दोगे। वी हैव एलिमिनेटेड अल्फा, सो विल गेट द फाइनल लोकस। ये क्या बन जाएगा,
2x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस 4, और सबको इधर ले जाओ तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0. नाउ इफ आई आस्क यू ज्योमेट्रिकली कि ये लोकस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकली दिस लोकस इज रिप्रेजेंटिंग ए पैराबोला. ठीक है, ज्योमेट्रिकली दिस लोकस इज रिप्रेजेंटिंग ए पैराबोला. व्हाट काइंड ऑफ पैराबोला सर, कैन यू ड्रॉ इट्स डायग्राम, कैन यू टेल मी मोर इन डिटेल अबाउट इट. लेट अस डू दैट एज वेल. कि जो फाइनल लोकस आ रहा है इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी. सो आप क्या करो कि y की टर्म्स एक जगह रहने दो और x की टर्म्स दूसरी जगह ले जाओ. इट विल बी y स्क्वायर माइनस 2y, एंड टू कंप्लीट दिस परफेक्ट स्क्वायर जस्ट एड 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 4 प्लस 1. So this is y minus 1 the whole square equals to 2 times x minus 3 by 2. Alright, this is akin to y square equals to 4ax. So इसका वर्टेक्स क्या आएगा. सबसे पहले अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3 by 2, 1. Alright, if you compare it with 4a equals to 2, that means a equals to 1 by 2 आ गया. So you know almost everything about this curve. Now let me draw the diagram. So first of all the vertex is 3 by 2, 1. X equals to 3 by 2, y equals to 1. This is the vertex. इसका माउथ किधर को ओपन होगा, इसका माउथ राइट हैंड साइड को भी ओपन होगा. इट इज़ वेरी सिमिलर टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. अच्छा, फोकस इससे हाफ यूनिट राइट की तरफ होगा. सो 3 by 2 में आप हाफ ऐड कर दो तो ये इसका फोकस आ जाएगा. ठीक है, 3 by 2 में जस्ट आप हाफ ऐड कर दोगे तो उसका फोकस आ जाएगा. एंड दिस पैराबोला विल लुक समथिंग लाइक दिस. और हाफ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा. नो, हाफ और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यस यू आर राइट, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा. तो ये हो गया इसका डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी बाय द वे, x इक्वल्स टू 1. दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, फोकस की इक्वेशन क्या होगी, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी. एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 1. नो, एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सो y विल बी कांस्टेंट, y इक्वल्स टू 1. इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 by 2 में हाफ ऐड करोगे तो 2, 0. दिस इज फोकस. दिस इज योर वर्टेक्स v जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 by 2, 1. हाइट 1 है, इस पे y सबका 1 होगा. 2, 1, 3 by 2, 1. और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो हमने देखा x इक्वल्स टू 1 होगी. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पैराबोला आर वेल नोन. हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी. आज अपन जो UGB के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है ना उस पर डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लाइक px be an odd degree polynomial. बेटा देखो यहाँ पे जैसे इसने ये जो वर्ड यूज किया ना odd degree, आपका काम इतना आसान कर दिया ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है. बहुत ज़्यादा आसान काम कर रखा है. Let px be an odd degree polynomial in x with the real coefficients. अच्छा यार, पोलिनोमियल में जब रियल कोफिशिएंट बोला हुआ है तो एक चीज़ तो आपके माइंड में आनी चाहिए कि जब मैं रियल कोफिशिएंट वर्ड यूज करता हूँ ना तो उसका मेरे माइंड में ये आता है कि वो रियल पोलिनोमियल है. ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात होगी कि रियल कोफिशिएंट मतलब रियल पोलिनोमियल आ गया. ठीक है, और ओड डिग्री का है. अपन को प्रूफ क्या करना है वो चीज ध्यान में रखो कि p ऑफ px इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट, मतलब मैं तो एट लगा ही देता हूं साथ में, एट लीस्ट एज मेनी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एज द इक्वेशन ऑफ px. मतलब जितने px के रूट है ना उतने कम से कम p ऑफ px के रूट होने चाहिए, है ना. देखने में लग रहा होगा कि सर कैसे सोल्व करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है बेटा. मतलब ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को जहाँ तक लगता है ना मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने कर लिया होगा. तो कमेंट सेक्शन में डालते रहना किस किस ने क्या क्या क्वेश्चन कहाँ मिस्टेक हुआ वो भी बताते रहना, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो पहले मैंने लिखा कि px इज एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल. अच्छा यार, अब ये ना जैसे मैंने ये वाला वर्ड यूज किया ना आपके माइंड में आना चाहिए. फंक्शन चैप्टर में ये मैं जरूर बताता हूं ओड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है. जितने भी ओड डिग्री पॉलिनोमियल है बेटा उन सबका रेंज कैपिटल R होता है, मतलब ऑल रियल वैल्यूज.
ये बहुत काम की चीज। जैसे सिंपल से एग्जांपल से समझो आप, मैंने लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया, तो यार एक्स क्यूब अपना ऐसा ग्राफ बनता है, ये ग्राफ होता है एक्स क्यूब का। आप ध्यान से देखोगे नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज क्या आई, प्लस आर, सॉरी आर आई, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान, जस्ट मैं एग्जांपल से बता रहा था बस कि जितने भी ओड डिग्री पॉलिनोमियल है सबका रेंज आर रहता है। ठीक है, आर का मतलब सारी जितनी भी रियल वैल्यूज है ना सब पॉसिबल है, जितनी भी रियल वैल्यूज है वो सारी की सारी आएगी। अब सुनो, मैंने ना क्वेश्चंस को ऐसे स्टार्ट किया, अपन को px के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तो मैंने बोला px के ना रूट्स, px इज इक्वल टू 0 के रूट्स बता दिए। इसके जो रूट्स है ना वो रूट्स मैंने बोल दिए कि अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, डॉट डॉट डॉट, मान लो कि अल्फा n रूट्स है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि n सर ओड नंबर है, हाँ ओब्वियसली ओड नंबर है क्योंकि ओड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, वो इतना ध्यान मत दो, वो ठीक है, ये इतना चीज हुआ अपने पास। अब जब ये रूट्स है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सिंपल सी बात कि p ऑफ अल्फा 1 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, p ऑफ अल्फा 2 का वैल्यू भी 0, p ऑफ अल्फा 3 का वैल्यू भी 0, ऐसे चलता रहेगा, p ऑफ अल्फा n का वैल्यू भी 0। आपको ये वाला इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने ये वाली लाइन लिखी ना, आपको ये वाली इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ जानी चाहिए थी। और ये तो सब्जेक्टिव है, एक एक चीज आपको लिख देनी चाहिए, मतलब एग्जामिनर को मौका ना मिले कि मार्क्स कटे आपके, एक एक चीज मैंने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे, ये चीज हुआ। अब है ना ध्यान देना आप, छोटा सा एक पॉइंट पे ध्यान देना, यहां पे ये लिखा हुआ है कि px का जो रेंज है, मतलब ऐसे लिख दो आप, रेंज ऑफ px, इसका मतलब समझते हो ना, रेंज ऑफ px है वो बिलोंग्स क्या करती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी पे, सारी रियल वैल्यूज है, सारी रियल वैल्यूज है। तो ये जो रूट्स है, रूट्स भी तो रियल है, अरे रियल कोफिशिएंट, रियल पॉलिनोमियल, रियल रूट, सारी रियल बात चल रही है अपने पास। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये भी तो एक रियल वैल्यूज है। इसका मतलब ये हुआ, सोचो थोड़ा सा दिमाग में, कि x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे अल्फा 1 वैल्यू भी आपको मिलेगी। क्योंकि ध्यान दो, दोबारा सुनो, क्योंकि अपन को पता है कि जो रेंज है वो रियल वैल्यूज है, मतलब सारी रियल वैल्यूज आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज भी तो मिलेगी किसी ना किसी पे। तो मैंने भी लिख दिया कि p ऑफ x1 कोई ऐसा वैल्यू, ऐसे जनरली बोल रहा हूँ यार, p ऑफ x1 कोई ऐसा वैल्यू जिसपे अल्फा 1 आपको वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, p ऑफ x2 आपको कोई ऐसा वैल्यू है जिसपे x2 आपको वैल्यू, सॉरी अल्फा 2 आपको वैल्यू मिलेगा, है ना। ऐसे ही p ऑफ xn कोई वैल्यू होगी जिस पर आपको अल्फा n वैल्यू भी मिल जाएगी। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारी की सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। ऐसा भी हो सकता है कि x की 2-3 वैल्यूज पे पुट करने पे अल्फा 1 सेम वैल्यू मिल जाए, वो भी पॉसिबल हो सकता है। सपोज करो आपने कोई p ऑफ x 91 पुट किया, ऐसे रेंडमली बोल रहा हूं मैं, और उस पर भी आपको अल्फा 1 वैल्यू मिल जाए, है ना। ऐसे ही कोई भी आपको अल्फा 1 आपको रिपीटली मिल सकता है, 2-3 बार मिल सकते हैं, लेकिन मेरे को तो प्रूफ करना है एटलीस्ट एक एक बार प्रूफ करना, तो ये तो हो जाएगा प्रूफ आराम से। तो ये चीज, ये जो मैंने लिखा है ना, ये फंडा क्लियर होना चाहिए। ये फंडा क्यों क्लियर होगा, क्योंकि आपको ये चीज क्लियर है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में तो ये वाली चीज रहेगी। अब है ना, इसके ऊपर लेके आते हैं अपन, p ऑफ px इज इक्वल टू 0। मैंने ना ये बोल दिया कि इसके जो रूट्स है, इसका रूट्स क्या होगा, x1 एक रूट्स होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे कैसे x1 रूट्स हो जाएगा, अरे देखो x1 रूट का मतलब क्या है, x1 अगर अपन पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, वो तभी तो रूट बोलते हैं। रूट का मतलब वो x एक्सिस को कट करे, y का वैल्यू 0 आए। तो मैंने x1 जैसे ही पुट किया तो ये आया p ऑफ px1 इज इक्वल टू p ऑफ x1 का वैल्यू कितना है, अल्फा 1, तो p ऑफ अल्फा 1, और p ऑफ अल्फा 1 मैंने पहले लिख दिया था, कितना है 0, तो ये वैल्यू कितना आ गया 0, तो ये 0 के बराबर हो गया। ऐसे ही आप p ऑफ px2 निकालो, p ऑफ px2 निकालो, तो p ऑफ x2 कितना हो जाएगा, p ऑफ अल्फा 2 आएगा,
और एफ ई ऑफ अल्फा 2 का वैल्यू कितना है 0 है। तो ऐसे x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, डॉट 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 एक्स एन, ये जितने भी रूट्स n रूट्स इसके माने थे, इसके भी मिनिमम n रूट्स तो हो गए, और भी हो सकते हैं, पर अपन को तो एटलीस्ट प्रूफ करने थे बस। तो ऐसे अपन इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबने बनाया ही होगा यार, और बनाने लायक भी था ये, है ना। तो बताते रहो कि किस किस का हो गया था, किस किस का नहीं हुआ था, और कहाँ पे कौन से स्टेप पे आके अटक गए थे, है ना। थोड़ा सा ये चीज़ हमें पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ईजी है यार। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो ना बेस थ्योरम का है और काफ़ी ज़्यादा ईजी है। क्या लिखा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, यहाँ पे ना i है, ये स्मॉल i है, ठीक है ना। स्मॉल i इज इक्वल टू 1 से 2, लेट f ऑफ i n डिनोट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n ऑफ द फॉर्म 3k प्लस आयोटा, ये भी आयोटा है, सॉरी आयोटा नहीं i है, आयोटा तो अलग मीनिंग होता है, इंक्लूडिंग 1 एंड n। अच्छा ये समझो यार, आपके पास है ना, पहले चीज n तो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, और अगर मैं f ऑफ 1 लिखता हूं तो यहां पे 1 पुट करेंगे, 3k प्लस 1 टाइप के डिवाइजर्स। यार ये चीज पता लगनी चाहिए, डिवाइजर्स क्या होता है अभी अपन डिस्कस करेंगे। f ऑफ 2n का मतलब क्या है ना, कि 3k प्लस 2 टाइप डिवाइजर्स। ये f ऑफ 1 ऐसे फंक्शन है जितने आपको 3k प्लस 1 टाइप के डिवाइजर्स मिल रहे हैं, नंबर काउंट कर लेंगे उनके, वो f ऑफ 1 की वैल्यू बताएगा, f ऑफ 1 फंक्शन की वैल्यू बताएगा। f ऑफ 2n फंक्शन कैसा है, जो 3k प्लस 2 टाइप की डिवाइजर्स है। अच्छा सर कैसे पता लगेगा, 3k प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर जिनको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे। 3k प्लस 2 ऐसे नंबर जिनको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 2 दे। तो ये दोनों आपके पास पता लग गए। अच्छा अब है ना, ये जो लाइन लिखा है ना, इसका मतलब समझो आप, डिवाइजर्स किसको बोलेंगे अपन। वैसे तो जब अपन पीएनसी चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो पीएनसी में अपन डिवाइजर्स रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, अपन जेई वाले इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर करते हैं। डिवाइजर्स का मतलब ये है कि जैसे 6 लिख दिया, तो 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो पाएगा, वो सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन बनता है किस किस से हो पाएगा, 1 से हो पाएगा, 2 से हो पाएगा, 3 से हो पाएगा, 6 से भी हो पाएगा, है ना। तो ये सारे के जितने भी नंबर्स आते हैं, सारे के सारे इसके डिवाइजर्स कहलाते हैं। अब इसने बोल दिया कि 1 को भी काउंट करना है, मतलब इस 1 को भी काउंट करना है, n मतलब जो नंबर दिया आपने उसको भी काउंट करना है, इन दोनों को काउंट करना है। सॉरी, एक सेकंड, है ना, ये क्या लिखा था, ये लिखा था मैम, ये बोलना चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस में बोल रहा है कि इन दोनों को भी आपको काउंट करना है, इनको छोड़ना नहीं है। कई बार अपन डिवाइजर्स काउंट करते टाइम 1 को 6 को कुछ कंडीशंस लगा देते हैं कि इनको नहीं काउंट करना, लेकिन इसने बोल दिया इंक्लूडिंग बोला हुआ है, मतलब साथ में लेते चल रहा है। अब जैसे पावर आ गई, 6 की पावर 4 बोल दिया, तो इसके डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले जो भी नंबर है ना बेटा, पहले जो भी नंबर है उसको आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अब डिवाइजर्स लिख दो आप, 1 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 3 3 की पावर 1 3 की पावर 2, ऐसे सारे के सारे डिवाइजर्स इसके पॉसिबल हो जाएंगे। तो बहुत सारे डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स खूब सारे पॉसिबल होते हैं, लेकिन अपन को वो डिवाइजर निकालने हैं जो 3k प्लस 1 टाइप के हैं और 3k प्लस 2 टाइप के हैं। सारे डिवाइजर से मतलब नहीं है अपन को, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन आसान बनाने की ट्राई कर रहा है। अब ये इतना चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब आगे क्या लिखा है, डिफाइन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, f ऑफ n का फंक्शन का मतलब क्या है, f ऑफ n का है मतलब कि f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 2 करेंगे, मतलब 3k प्लस 1 टाइप के फंक्शंस, नंबर ऑफ डिवाइजर्स माइनस 3k प्लस 2 फाइल है। चलो किसके लिए चेक करना है, इसके लिए चेक करना है। पहले है n का वैल्यू आपके पास 5 की पावर 2022, ठीक है, जो अभी चल रहा है ये उसी पे क्वेश्चंस बना के दे दिया। अब यार मैंने क्या बोला था,
जिसका भी डिवाइजर्स निकालना है पहले वो प्राइम फैक्टर की पावर में है क्या? हाँ 5 की पावर है, फैक्टर नहीं हो सकते इसके, तो यही होंगे। क्या क्या डिवाइजर्स हो सकते हैं बेटा? पावर वालों का निकालना इजी है, 1 हो सकता है ना, 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर 1 मतलब 5 हो सकता है, फिर 5 की पावर 2 हो सकता है, फिर 5 की पावर 3 हो सकता है ना, फिर 5 की पावर 4 हो सकता है, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट क्या आ जाएगा? 5 की पावर कितना आ जाएगा? 2022 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे डिवाइजर्स है इसके। टोटल डिवाइजर्स कितने, कोई पूछूं तो मैं, टोटल डिवाइजर्स कितने हैं? टोटल डिवाइजर्स कितने आ जाएंगे जी? 2023 आ जाएंगे, क्योंकि 22 से लेके 1 तक और फिर एक ये वाला, तो 2023 टोटल डिवाइजर्स होंगे। अब है ना, इसमें से अपन को चेक करना 3k+1 वाले कौन से हैं, मतलब 3 से डिवाइड करो, तो ये तो कौन सा है? 3k+1 का साफ साफ दिख रहा है। इसको डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 2, तो ये है 3k+2 वाला। ठीक है, इसको डिवाइड करो, ये कितना हुआ? 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, तो ये 3k+1 टाइप का है। इसको देखो आप, 125 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा? 3k+2 मिलेगा। अब आपको पैटर्न पता नजर आ गया, 3k+1 फिर +2 +1 +2। अब इसको बताएंगे तो ऐसे, या फिर ना एक पैटर्न देखो, जिस पे ओड पावर है ना, जिस पे ओड पावर है वो तो कौन से हैं? जिस पे ओड पावर है वो तो कौन से? 3k+2 वाले हैं, और जिस पे इवन पावर है वो 3k+1 वाले हैं। तो ये लास्ट में क्या है आपके पास? इवन पावर है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 3k+1 वाला। अरे पैटर्न बनता आ रहा है ना, तो पैटर्न में देख लो आप बस कि पावर इवन वाले पे क्या है, ओड वाले पे क्या है, बहुत इजी हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल 3k+1 वाले कौन से हैं, कितने हैं, मतलब f(1) का वैल्यू पूछूं आपसे, अरे f(1) तो है, f(1) क्या चीज है आपके पास? 3k+1 टाइप वाले कितने हैं? तो 3k+1 वाले कितने हो जाएंगे? वैसे तो 2023 है, उसमें से ये जो है ना 3k+1 वाला, ये 1 है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये कितना आ जाएगा? 1012 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक ज़्यादा है, हाफ तो करेंगे इसका, और उससे एक ज़्यादा। और f(1) पूछूं मैं, f(1) का मतलब है 3k+1 टाइप डिवाइजर्स। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा 1011। अब उनको f(n) का वैल्यू निकालना था भैया, f(n) का वैल्यू माइनस कर दो, 1012 माइनस 1011 कितना आ जाएगा? फर्स्ट का आंसर 1 आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। इसमें तो कोई किसी को मेरे को लगता है दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से कर दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या है? 21 का पावर 2022, इसको देखो आप। नेक्स्ट वाले में n का वैल्यू पुट कर दिया, 21 का पावर 2022। पहला चीज बोला डिवाइजर्स निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टर की पावर में कन्वर्ट करो, तो कितने कितने आ जाएंगे? इसको क्या ले सकते हैं? 3 की पावर 2022 इंटू में 7 की पावर 2022, ऐसे लिख सकते। अपन को डिवाइजर्स निकालने कौन से? 3k+1 और 3k+2, ये तो 3 की पावर में आ गया, तो ये जो नंबर देगा ना, ऑलवेज 3k टाइप डिवाइजर्स, मतलब ऐसे नंबर जो ऑलवेज 3 के मल्टीपल में आए। अरे ये कभी, क्योंकि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, ये सारे के सारे क्या 3 के मल्टीपल वाले आएंगे, तो ना तो 3k+1 मिलेगा ना 3k+2 मिलेगा। ठीक है, तो अब कोई बच्चा ना, कई बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा यहाँ पे, वो सोचे होंगे कि सर ये तो ऑलवेज ना 3 के मल्टीपल में आ रहा है, तो इसमें तो 3k+1 और 3k+2 नहीं मिलेंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, अपन को डिवाइजर्स निकालना है। मैं बोलूँ 1 इसका डिवाइजर्स है या नहीं है, तो कौन कौन से काउंट करेंगे अपने लिए? कौन कौन से काम आएंगे? 1 काउंट करेंगे, मैंने बोला 7 काउंट कर, 7 से डिवाइजर है क्या? डिवाइजेबल का मतलब डिवाइड करने पे एक इंटीजर मिलना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है ना, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं बचना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। और कौन सा होगा? 7 स्क्वायर होगा, 7 क्यूब होगा, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में 7 का पावर 2022 होगा।
अब इनमें से काउंट कर दो कौन से 3k+1 वाले हैं, कौन से 3k+2 वाले हैं। इस 1 को अगर मैं देखूं तो क्या है 3k+1 वाला, इस 7 को देखूं मैं तो क्या है 3k+1 वाला, 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1, 49 क्या है 3k+1 वाला, ये क्या आएगा 343, 343 का क्या आ जाएगा 1, अच्छा रिमाइंडर 1 आ गया 3k+1। अच्छा ये तो क्या हुआ, सारे के सारे 3k+1 वाले मिलेंगे, सारे के सारे, ये तो बहुत इजी कर दिया यार इसने, ये सारे के सारे 3k+1 वाले हैं। इसका मतलब f(1) का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, टोटल कितना आ जाएंगे 2023, और f(2n) का वैल्यू कितना आएगा, अरे कोई मिला ही नहीं तो क्या बोल देंगे 0, तो f(n) का वैल्यू कितना आ गया, माइनस कर दो, ये फाइनल आंसर आ गया आपका। ये वाला क्वेश्चंस किस किस का हुआ था वो वाला जरूर बताओ बेटा आप, और अगर कोई अटका है तो कौन से स्टेप में आके आपको दिक्कत हुआ है वो वाला भी चीज आप जरूर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, और ना कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा यार अपना प्यार बनाए रखो ना। दूसरा क्या है, कंसिडर ए सीक्वेंस P1 P2 डॉट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन। अच्छा टोटल ना कुछ पॉइंट्स है, वो एक और एक सीक्वेंस के अंदर है P1 P2 P3 इस टाइप से एक प्लेन के अंदर। उनमें कंडीशन क्या है कि फर्स्ट जो 3 पॉइंट्स है ना वो नॉन कोलिनियर है, मतलब पहले 3 पॉइंट P1 P2 P3 ये क्या है ना नॉन कोलिनियर है। P1 P2 P3 क्या है नॉन कोलिनियर है, और आगे मतलब इन 3 पॉइंट के अलावा आगे के जो पॉइंट है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 वाले जो पॉइंट्स है किस टाइप के हैं कि Pn इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट P1 एंड P5। यहां पे ना पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको मैं आपको पूरा क्वेश्चंस बताता हूं क्या है। हाँ जी, एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया पूरा। देखो ये था P1 P2 P3 आर नॉन कोलिनियर एंड फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब 3 तो नंबर ये है, आगे के जो नंबर्स है मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 वाले जो नंबर है वो किस टाइप के नंबर है। एक स्पेशल कंडीशन दिया है कि जो Pn नंबर है ना, जो Pn नंबर है इज द मिड पॉइंट ऑफ द, यहां पे क्या लिखा है Pn-2, Pn-2 एंड Pn-3 का ये मिड पॉइंट है। मतलब n का वैल्यू अगर मैंने 4 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 1 आ जाएगा। 1 और 2 का मिड पॉइंट क्या है P4 है, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, L डिनोट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P1 एंड P5। P1 और P5 को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उसको L नाम दिया हुआ है। तो फिर अपन को ये 2 चीज प्रूफ करना है। चलिए पहला चीज अपन को ये चीज है अपने पास माइंड में कि तीनों जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है पक्का वो एक ट्राइंगल बनाएंगे, पक्का वो एक ट्राइंगल बनाएंगे, है ना। तो मैंने एक ट्राइंगल ये बना दिया, आप ट्राइंगल कोई भी बना लो, आपके लिए कोई कंडीशन ऐसा नहीं है ना। P1 P2 P3, ठीक है, P2 P3 ऐसे बना लिया, ले लिया मैंने। अब है ना यहां पे अगर मेरे को P4 देखना है तो P4 किसका मिड पॉइंट होगा P2 का और P1 का। तो ये जो है ये P4 है, ये क्या है P4 है। P4 मिड पॉइंट किस किस का P1 का और P2 का। यहां पे n की जगह 4 पुट करो आप तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। पहले तो लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल P1 P2 P3, इसको बोल दिया कोई एक फाइनाइट वैल्यू A है, A कोई एक फाइनाइट वैल्यू है, एरिया के लिए A लिख दिया। फिर मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल P2 P3 P4, इनको ज्वाइन किया। मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल P2 P3 P4। तो आप सोच के देखो यार, आप सोच के देखो, ये क्या है ना मिड पॉइंट है। 2 वर्टिसेस आपने सेम रखे, एक आपने मिड पॉइंट लिया, तो आपको डायग्राम से क्या पता लग रहा है, ये दोनों जो एरिया है वो इक्वल होंगे। ये जो दोनों एरिया वो इक्वल होंगे, साफ साफ ज्योमेट्री से पता लग रहा है ना।
आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो दोनों ट्राइंगल लेके आप, है ना, वो चीज भी कर सकते हो आप। दूसरा चीज है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ टाइम्स ए, हाफ टाइम्स ए, या फिर लिख सकते हैं हाफ, एक बार लिख दो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल P1 P2 P3, या फिर हाफ ए लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं आगे चलूं, आगे क्या चले, P5 के लिए बात करें, मतलब n के लिए अगर मैं 5 पुट करूं तो P5 क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 और 3 का जो मिड पॉइंट है वो P5 है, ठीक है। अब तो आगे सीक्वेंस चलता जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट वाला लिखूं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल P3 P4 P5, P3 P4 P5, तो ये कितना आएगा हाफ, इससे पहले वाले के, है ना, तो हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना P2 P3 P4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हाफ, और ये हाफ ए, मतलब a/2²। ऐसे पावर बढ़ती जाएगी। ऐसे ही अगर मेरे को लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके लिए, आगे अगर मैं लिखें P4 P5 P6, तो ये कितना आ जाएगा a⁻2⁻3, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब लास्ट में अगर मेरे को इसके लिए लिखना है ना, तो ऐसे डॉट 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 करते चलेंगे, और अपन को लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा Pn और Pn-1 और Pn-2। तो आप ध्यान से देखो, इसमें अगर देखें अपन n का वैल्यू अगर मैं पुट करूं कितना 6 पुट करें तो चल जाएगा ना, तो a/2 की पावर ये n वाला बन गया ऐसे, मतलब 2 की पावर कोई ना कोई n आ जाएगा आपके पास ऐसे। और n कहां पे जा रहा है, n किसकी तरफ जा रहा है, n आपको यहां पे लिखा हुआ है n गोज इन्फिनिटी। अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो 2 की पावर n भी इन्फिनिटी को जाएगा, 2 की पावर n इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अगर डिनोमिनेटर में तो ये वैल्यू किधर जाएगी, ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, ये वैल्यू किधर जाएगी 0 की तरफ। और यही अपना फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। चलो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना उसको और कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, द पॉइंट P9 लाइज ऑन L। ये जो L लाइन क्या था, L लाइन है, L डिनोट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P1 एंड P5। P1 और P5 को जो अपन ज्वाइन कर रहे हैं ना वो लाइन सेगमेंट L है। अच्छा एक अपन बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और फिर करते हैं इसको, ठीक है। अच्छे से एक आपने डायग्राम बना लिया ये, अच्छा मतलब तो ढंग से ही बनाएगा ना, ये बना लिया जी, ये P1, ये P2, ये P3, ठीक है। और ये चीज आप लिख ही लो, साइड में लिख दो कि Pn जो है Pn-2 Pn-3 का मिड पॉइंट है। मेरे को n की जगह पुट करना है 4, मतलब मेरे को पहले P9 तक पहुंचना, पहले मैं P4 पे पहुंचूंगा। P4 पे पहुंचने के लिए मेरे पास यहाँ पे n की जगह 4 पुट किया तो ये किसका मिलेगा, 2 का और 1 का। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में अपने अलग किए थे क्या, हाँ यहाँ ठीक है, तो यही कर देते हैं डायग्राम में। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये P4 सॉरी, ये मिड पॉइंट आ गया P4। फिर अगर मैं बात करूं n = 5 पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो P2 P3 का जो मिड पॉइंट है वो P5 है, ये आ गया P5। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या दिया ना, अगर मैं n की जगह 6 पुट करूं मैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। 4 और 3 को मिला दो, इसका जो मिड पॉइंट है वो यहां कहीं ना कहीं। अच्छा पहले काम क्या करते हैं ना, इस लाइन को बना देते हैं यार, इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, L लाइन है ना, यहां कहीं ना कहीं आपका P6 होगा, ठीक है। n की जगह अगर मैं 7 पुट करूंगा तो 7 पुट करने पे ये 5 देगा और ये क्या देगा आपके पास 4 देगा। तो 5 और 4 का जो मिड पॉइंट है, 5 और 4 का जो मिड पॉइंट है वो P7 है, ये आ गया P7।
नेक्स्ट वाले पे बात करें तो 8 के लिए अपन क्या करना पड़ेगा ना, 8 के लिए इधर तो जाएंगे 6 आएगा और इधर जाएंगे तो 5 आएगा। 6 और 5 का जो मिड पॉइंट है ना, ये क्या आपके पास में P8 है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, n इज इक्वल टू लास्ट अपना 9। 9 के लिए इधर तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 और 7 का जो मिड पॉइंट है, 6 और 7 का जो मिड पॉइंट है, अच्छा एक सेकंड, 6 और 7 का जो मिड पॉइंट है वो आपको बता रहा है कि इस लाइन पे आ रहा है, मैं बना दिया ना कि इस लाइन पे आ रहा है P9, इसी लाइन पे। अब देखो डायग्राम वाइज तो ये हो गया, अब ऐसे तो नहीं डायग्राम बना के बस छोड़ देंगे अपन, अब इसको ना मैथमेटिकली प्रूफ करना है यार कि ये इसी लाइन पे आएगा। तो इसके लिए ना आप खूब सारे अलग अलग मेथड्स लगा सकते हो यार। आप अगर जेई वाले जेई की तैयारी करने वाले बच्चे हो, बाकी अगर आपने और कोई मतलब ओलंपियाड्स वगैरह इतना नहीं पढ़ रखा है, तो मैं बोलूँगा अपन इसको ना वेक्टर फॉर्म में बहुत जल्दी ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे करती भी क्वेश्चंस। वेक्टर फॉर्म में करने के लिए अपन क्या करते हैं ना, कोई भी एक पॉइंट को अपन मान लेते हैं ओरिजिनल, रेफरेंस पॉइंट जिसको बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट ये मान लिया, और इसके लिए बोल दिया मैंने कि ये क्या है आपके पास में एक बी वेक्टर, और ये क्या आपके पास में एक ए वेक्टर। अब मतलब ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है। तो आपको इतना तो पता ही होगा ना, अगर मेरे को P4 लिखना है, P4 क्या होगा, इसका ये जो वेक्टर है इसका मिड पॉइंट है, या फिर ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बाई 2, तो ये तो P4 कितना आ जाएगा, ए वेक्टर बाई 2 आ गया। मिड पॉइंट तो निकालना आता है ना, दोनों वेक्टर को ऐड करके बाई 2 कर देते हैं अपन, ठीक है। P5 पे अगर मैं ध्यान दूं तो P5 क्या आएगा ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मिड पॉइंट है, तो P5 आप लिखते जाओ यहाँ पे, P5 क्या आ जाएगा ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 आ गया। मेरे को अगर P6 लिखना है तो P6 क्या आएगा ना, P6 किस किस का मिड पॉइंट है, P4 का और P3 का, ध्यान देना P6 किसका है, P4 का। तो P4 कितना था, a वेक्टर बाई 2, और P6 कितना है, b वेक्टर बाई 2 लगाना मत भूलना, तो ये आ जाएगा a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर बाई का 4। अब अगर मैं लिखूं P7 वेक्टर, तो P7 वेक्टर क्या आ जाएगा ना, P7 वेक्टर किसका, P5 का P4 का, तो P5 आपने लिखा ही है, तो P5 मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2, और P4 कितना आ जाएगा ना, P4 आ जाएगा a वेक्टर बाई 2, अब बाई 2 लगाना मत भूलना आप, ये तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास में 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई का 4 आ गया, बाई का 4 आ गया, P7 हो गया। P8 भी लिख दो, P8 किस किस का मिड पॉइंट है, P8 है P5 और P6 का, P5 और P6 का, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2 और a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर बाई 4 और बाई का 2 लगाना मत भूलना, तो ये कितना आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर बाई 8, मतलब P8 कितना आ गया आपके पास में 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर बाई का 8। अगर मैं P9 लिखूं तो P9 किस किस का मिड पॉइंट है, P9 मिड पॉइंट होगा P7 P6 का, ये निकालने की वैसे जरूरत भी नहीं थी अपन को, P7 और P6 का मिड पॉइंट देख लो आप, तो a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर बाई 4 प्लस में 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 करना मत भूलना बेटा, कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं बस। तो P9 कितना आ जाएगा, a वेक्टर प्लस 2a वेक्टर 3a वेक्टर 2b वेक्टर प्लस ये, तो ये 3b वेक्टर और बाई का 8, या लिख सकते हैं इसको 3/8 a वेक्टर प्लस b वेक्टर। यहां तक आई थिंक सबने कर दिया होगा, बहुत इजी था। अब तो कुछ भी नहीं है, ये जो लाइन सेगमेंट L है ना, L क्या आपका 0 वेक्टर और P5 है ना, तो L जो लाइन सेगमेंट है ना, उसको अपन, ये जो L लाइन सेगमेंट है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P1 और P5 का है, P1 और P5 आपका यही तो था a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2, तो इसको तो अपन लिख सकते हैं L लाइन सेगमेंट को a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2। अब देखो आप, कोई पॉइंट अगर किसी पे लाई करता है तो अपन P9 को ये लिख सकते हैं ना, P9 को लिख सकते हैं k टाइम्स P5 वेक्टर। कैसे, P5 और ये आपका P5 वेक्टर तो है ना,
कैसे कि यहाँ पे P9 कितना अपने पास है, इसको P9 को P5 के फॉर्म में लिखना है तो P9 कितना था अपने पास 3/8, तो ये 8 या फिर 4/3, 4/3 और A वेक्टर प्लस B वेक्टर 8/3 कर दो आप बाई 2, ये चीज़ आ जाएगा। नहीं, P9 क्या था अपने पास में, ये चीज़ था। अच्छा इसको सिंपल करते ना इतना यार, P9 जो लिखा हुआ था आपके पास में 3/8 A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2, तो ये P9 वेक्टर कितना आ गया 3/4 P5 वेक्टर। मतलब किसी के मल्टीपल में आता तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये इस पे लाई कर रहा है, तो इसको ऐसे मैथमेटिकली आप प्रूफ कर सकते हो। तो आई होप ऐसे कर लिया होगा और तीनों क्वेश्चंस आपको ढंग से समझ में आए होंगे बेटा। अगर किसी भी सिंगल भी पॉइंट पर आपको कोई भी दिक्कत है ना, ज़रूर मेरे को बताओ, मैं कमेंट सेक्शन में आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है हमें एक लिमिट कैलकुलेट करनी है। बेसिकली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। आप खुद सोच सकते हो कि एन जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो बेसिकली एक्स बाई एन है वो 0 को अप्रोच करेगा, और अगर पी का आर्ग्यूमेंट 0 को अप्रोच करेगा तो पी जो है वो 1 को अप्रोच करेगा। तो ये वाली चीज़ जो है वो 1 को अप्रोच करेगी, है ना। और अल्टीमेटली इसकी पावर एन है जो कि एन इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, तो मतलब ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का, है ना। तो उसके लिए अपन सीधे सीधे फार्मूला लगा सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फॉर्मूला क्या होता है दिस -1, तो पी ऑफ एक्स वाई एन -1 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर एन, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कहाँ रहता है, e की पावर पे, तो e टू दी पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो x बाई एन, जब x के अंदर मतलब x को x बाई एन से रिप्लेस करोगे तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x बाई एन रिप्लेस हो जाएगा। अल्टीमेटली एक 1 बचेगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा 2 टाइम्स एक्स वाई एन ट्वाइस ऑफ एक्स वाई एन प्लस 7 एक्स वाई एन का होल स्क्वायर प्लस 13 एक्स वाई एन की होल पावर 3 इंटू एन। समझ में आया, ठीक है। ये वाला जो 1 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड उसके बाद में इस n को चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। होगा क्या अल्टीमेटली आगे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर भी तो n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे भी n बचेगा और यहाँ पे चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ट्वाइस ऑफ x प्लस 7x स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 13x क्यूब डिवाइड बाई n स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हाल होंगे, और जब n इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये चीज़ तो खत्म ही हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये 2x है वो बच जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा e टू दी पावर 2x। तो यही हमारा आंसर बनेगा। आगे बस काफ़ी आसान सवाल। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस टेन कॉट सेक कोसेक फॉर रियल। मतलब बेसिकली सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लिए, बट कोई बच्चा जो जेईई की सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है वो इस तरह क्वेश्चन को जरूर क्रैक कर लेगा, है ना। चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट करते हुए चीज़ें चलेगा। तो जैसे आपको याद होगा कि पहली चीज़ तो ये कि साइन और कॉस में टेन भी कॉट है, सब कुछ है, तो हमारे मन में यही विचार आएगा सबको एक काम करते हैं साइन कॉस में बदल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो एफ एक्स, लेट अस सपोज कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ लिखा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन को मैं कैपिटल एस एंड कॉस को मैं कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टेन को मैं एस अपॉन सी लिख सकता हूँ, कॉट को सी अपॉन एस लिख सकता हूँ, और ये हमारा 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, एलसीएम वगैरह उठाया तो ये बनेगा एस प्लस सी, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, और नीचे एस सी बनेगा, तो 1 अपॉन एस इंटू सी, प्लस एलसीएम लिया तो एस प्लस सी, और नीचे कितना आ जाएगा एस इंटू सी। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। अब वो वाली बात मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा कनेक्ट कर सकता है ना, यहाँ से कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक चीज़ पढ़ते हैं कि भाई साइन एक्स, मतलब वन ऑफ द टाइप ये भी रहता है कि साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, और साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स अगर अवेलेबल है तो हम इसको टी मान लेते हैं, या माइनस भी हो, इसको अगर मैं कुछ टी मान लेता हूँ तो ये बेसिकली टी के फॉर्म में एक्सप्रेस मैं कर सकता हूँ, है ना। तो उससे चीज़ें एक ही वेरिएबल में आ जाएंगी, जो कि अपने लिए बहुत
काम आसान कर देते हैं। बेसिकली यही अपनी मंशा भी रहती है कि हम एक ही वेरिएबल में लेके आ जाए। तो हमने बोलिया लेट साइन प्लस कॉस को बोल दिया टी, है ना। एंड अब इसको क्या बोलते हैं, हमें एस इंटू सी को रिप्लेस करना है, तो स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने पे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा, है ना। तो हमारे पास 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एस सी दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से एस इंटू सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो अब पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो टी में था, अब वो सॉरी एक्स में था, अब वो टी में आ जाएगा। एस प्लस सी के जोड़े को हमने टी लिख दिया, है ना। यहाँ पे 1 अपॉन एस सी है तो एस सी को हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और इंटू ऊपर आ जाएगा 2, है ना। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एस इंटू सी को अगेन मैं टी लिख सकता हूँ और नीचे कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 ट्वाइस ऑफ ये। कुछ इस तरीके से बनेगा। इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनको क्लब कर लो, है ना। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ टी प्लस ट्वाइस कॉमन, अंदर आएगा टी प्लस 1, है ना, टी प्लस 1 और नीचे कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। तो उसके फैक्टर हो जाएंगे टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1। क्लियर है। और एक ये वाली चीज़ से कैंसिल कर दो। जब कैंसिल करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई बताने वाला है नहीं कि टी की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। सही है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो कुल मिला के हमारे पास जो एफ ऑफ टी निकल के आया वो बन गया कितना, मॉड ऑफ टी प्लस ट्वाइस ऑफ टी माइनस 1, है ना। अच्छा एक चीज़ और, t जो है हमने एस साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स को माना है, तो यहाँ पे मैं t के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स की अगर रेंज निकालूंगा तो -√2 से +√2 आएगी। तो यहाँ से जो मैं बोलूँगा t कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -√2 से +√2। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शन भी आ गया t में, और हमारे पास जो वेरिएबल चल रहे हैं ना उसकी भी एक तरीके से रेंज हमें पता चल गई, है ना। तो t बिलोंगिंग टू -√2 से +√2, ठीक है। इनमें से वैल्यूज आप हटा सकते हो, एक तो वो हमने माइनस करी थी, -1 आ रही है तो हटा दी, एंड क्योंकि t इक्वल टू 1 नहीं हो सकता वो भी आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये आ गया, है ना। अच्छा उसके बाद अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू या तो बाउंड्री पे आ रही होगी, मतलब हम कहाँ कहाँ चेक करते हैं आपको याद होगा, बाउंड्री वाले पॉइंट, और प्लस फिलहाल इसके लिए हम बोले, है ना, इसके लिए तो स्टेशनरी पॉइंट, है ना, जहाँ पे डैश जीरो का। अब मैंने चलो इसको बोल दिया जी ऑफ टी है ये, तो जी ऑफ टी हमारे पास कितना बन गया, टी प्लस ट्वाइस ऑफ सॉरी 2 अपॉन टी माइनस 1। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो जी डैश टी कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करूँगा तो टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 + -√2। तो टी की ये वैल्यू बनेगी, दो वैल्यू आ गई। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे और जो बाउंड्री पॉइंट है -√2 +√2 इन पे चेक कर लेता हूँ, सही। तो एफ ऑफ किस पे निकालें। अच्छा एक चीज़ सोचो कि अगर मतलब सभी पे निकालनी पड़ेगी, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके निकालना स्टार्ट कर। एफ ऑफ √2 पे निकालते हैं, तो √2 कितना बनेगा, √2 प्लस ट्वाइस ऑफ √2 - 1, ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई, है ना, और नीचे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारे पास कितना, 3√2 + 1, है ना। अच्छा उसके बाद चलो एफ ऑफ -√2 भी निकाल लेते लगे हाथ, तो -√2 मतलब -√2 तो इधर आ गया, प्लस का ट्वाइस ऑफ यहाँ पे बनेगा कितना, -√2 - 1, तो यहाँ से माइनस कॉमन, अल्टीमेटली सारा माइनस कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ -√2 जो आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू √2 प्लस ट्वाइस ऑफ √2 + 1। अरे बात समझ में आ गई। मतलब आप चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, इसी तरीके का बनेगा। फिर ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा 1, और ऊपर आ जाएगा कितना, 2√2, तो 3√2 - 1, सही है, ये बनेगा। तो ऑब्वियस बात है अभी इन दोनों में तो यही वाली वैल्यू कम है ना, बट अभी हमें और दो पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा, तो उन दोनों पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1 + √2, चलो पहले 1 - √2 पे निकालें। एफ ऑफ 1 - √2 पे निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 - √2 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 - √2 -1, तो माइनस का √2 आएगा, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा माइनस का √2, ठीक है। तो माइनस का √2 मतलब 2√2 - 1, क्योंकि मॉड नेगेटिवली ओपन हो जाएगा ना, अंदर वाला नेगेटिव नंबर है, तो 2√2 - 1 आया। तो अभी भी अगर देखें तो ऑब्वियसली बात है इन तीनों वैल्यू ये वाली मिनिमम आ चुकी है, और एफ ऑफ 1 + √2 भी आप चाहे तो चेक कर लो, जो कि कितना बनेगा, 1 + √2 प्लस ट्वाइस ऑफ
1 प्लस रूट टू में से ये घटाया तो रूट टू आएगा, है ना, तो रूट टू आ गया, तो ये बेसिकली कितनी आ गई 2 रूट टू प्लस 1। समझ में आया? तो ऑब्वियस ही बात है कि यही हमारी मिनिमम वैल्यू निकल के आ रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपना, बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर केस सच दैट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी होल्ड्स, है ना। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर बना के इन्होंने दे रखा है। फॉर एवरी पॉजिटिव एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एवरी चॉइस Z1 से लेके Zn ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द नॉन नेगेटिव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोर्स। तो पहली चीज़ तो ये है कि यार ये बहुत ही टिपिकल प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है ना। बट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास ये दे रखा है ना, और इन्होंने इस चीज़ का भी को बोला है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो नॉन नेगेटिव है। तो लेट अस सपोज कि हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ZR जनरल मान लिया जो कि उसका रियल पार्ट XR है एंड इमेजिनरी पार्ट YR है। तो यहाँ पे XR जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड YR जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस तरह की चीज़ दे रही है। जब भी पॉजिटिव इस तरह की चीज़ें आती हैं तो मन में कहीं ना कहीं देखो, क्योंकि इनइक्वालिटी वगैरह भी है तो एक विचार तो ये आता ही आता है कि भाई हाँ कहीं AM GM HM है ना, मतलब JEE तक तो अपन यहीं पे थोड़ा सीमित रह जाते हैं। बट एक और RMS भी तो होता है ना, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। RMS इज ग्रेटर देन इक्वल टू AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो उस सेंस में भी हम थोड़ा सोच के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये आ गई। अब कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम LHS पोर्शन। तो Z1 प्लस Z2 से लेके हमारे पास Zn का मॉड बना है ना। हर एक को मैंने Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 रख दिया, Z2 को x2 प्लस आयोटा y2 रख दिया। रखने के बाद रियल पार्ट में कलेक्ट करूंगा तो x1 से लेके xn तक का सम प्लस आयोटा y1 से लेके yn तक का सम इस तरीके से होगा। एंड उसका जब मैं मॉड ये निकालूंगा मॉड, तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 से लेके xn के होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस डॉट 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 yn तक के सम का होल स्क्वायर। बोलो यही बनेगा ना। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा मान लो सपोज W कॉम्प्लेक्स नंबर बना एंड उसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हमारा मैग्नीट्यूड उसका बनेगा। क्लियर है? अच्छा, अब चीज़ें थोड़ी सी और आगे लेके जाते हैं, है ना, कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास में ये मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इस तरीके से किस तरीके से ब्रेक हो पाएगा। एंड उसके हिसाब से अगर सोचें, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे बेसिकली ये नंबर्स तो पॉजिटिव दे ही रखे, तो हम x1 x2 xn इन सब में भी खेल सकते हैं, y1 y2 yn इन सब में भी खेल सकते हैं एंड इसके स्क्वायर में भी खेल सकते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे जो हमारे पास सिग्मा एक्स आई दे रखा है ना, मतलब i इज इक्वल टू 1 से लेके ऑफकोर्स n, ये कोई नंबर है सपोज p, ठीक है। एंड दूसरा नंबर हमने बोल दिया सिग्मा ऑफ वाई आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये भी नंबर बोल दिया q। p एंड q ये दोनों के दोनों नंबर होंगे पॉजिटिव, है ना। तो p और q दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसमें ये अप्लाई करते हैं RMS ग्रेटर देन इक्वल टू AM। अच्छा, एक बात तुम्हारे मन में आ रही होगी कि GM क्यों नहीं HM क्यों नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, उस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं। मान लो अगर GM लगाते भी इन दोनों नंबरों तो P इंटू Q हो जाएगा। P इंटू Q का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब x1 y1 जैसी कुछ चीज़ें है ही नहीं, उसका कोई यूज़ ही नहीं है ना, सही है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ें नहीं तो HM का कोई यूज़ नहीं है, तो क्या लगाएं, फिर यही लगाना बचता है। अब RMS लगाएंगे तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू AM यहाँ पे लगाओगे तो वो आ जाएगा p प्लस q डिवाइड बाई 2, सिंपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब इसमें इसके आगे, है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो करने के बाद में ये LHS पोर्शन में बचेगा। p की वैल्यू और q की वैल्यू उठा के अपने डाल दी, तो p की वैल्यू रखने पे हमारे पास ये आ जाएगा कितना, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर, है ना, और रूट 2 से इधर कैंसिल कर दिया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस क्यू वाई रूट 2, कुछ इस तरीके से होने का। p की वैल्यू भी चलो लिख देते हैं, सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा वाई आई डिवाइड बाई रूट 2, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब बात यहाँ पे आ चुकी है कि हमें देखो RH इनइक्वालिटी कुछ स्टेबलाइज तो हो चुकी है, बट इस तरह के फॉर्मेट में लाने के लिए मतलब राइट हैंड साइड में मुझे इस तरह की बुद्धि लगा के सोचना कि मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Zn चीज़ें निकल के आए, है ना। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो
ये जो x i इक्वल टू 1 से लेके ऑफकोर्स n तक चल रहा होगा, ये भी i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक चल रहा होगा। इसको मैंने x1 और इसको मैंने y1 ठीक है लिखा, तो मेरे पास आएगा x1 प्लस y1, अलग से क्लब करते गए एंड यहाँ पे लास्ट में जो आ रहा है xn प्लस yn, इस तरीके से मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब फिर वही बात, क्योंकि मुझे मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है ना, z1 z2 का, इससे मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा है ना, उसके बारे में बात करने वाले। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैंने ऐसे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर, चलेगा है ना, क्योंकि जब इधर से तो जाऊँगा तो मॉड लगाऊंगा इस पर, बेसिकली मॉड वो वाला मॉड, ठीक है, जो अपन एफ में पढ़ते थे, क्योंकि x1 और y1 तो पॉजिटिव तो मॉड हट जाएगा, तो इस तरीके से अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाएगा xn प्लस yn का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा √2। ठीक है, अब चलो एक बार इसका क्लोन ले लेते हैं अगले पेज पे और बाकी की चीज़ें भी ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास में देखो यहाँ तक बात बन गई ना। ठीक है, अब देखो ये जो आगे लेके जाते हैं इस इनइक्वालिटी को, तो हमारे पास ये बनेगा सिग्मा। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है वो बेसिकली आप चाहें तो अब लिख भी सकते हो कि LHS पोर्शन में तो यही लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहीं से अपन ने स्टार्ट किया, तो LHS पोर्शन में Z1 से लेके Zn तक के मॉड का Zn तक के जो कॉम्प्लेक्स अमाउंट के सम का मॉडुलस लिखा हुआ है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास आखिरी में आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर अप टू स्क्वायर रूट ऑफ xn प्लस yn का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड डिवाइड बाई कितना है √2, तो चाहे इस √2 को यहाँ लिख दो 1/√2 और बाकी सारी चीज़ें अंदर। अब सोचना बहुत दिमाग लगा के, हम इसके बारे में अगर सोचें, हमें बेसिकली यहाँ पहुँचना है, और ये होता क्या है मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये रहता है। और इसको जब ओपन करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 y1, तो ट्वाइस ऑफ x1 y1 वाली जो चीज़ है वो इसमें एक्स्ट्रा आएगी। अब मैं तुमसे पूछूँ बड़ा कौन होगा, है ना, कि भाई बड़ा ऑफकोर्स ये होगा ना यार x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर, या कोई भी जनरल के लिए बात करूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ xr प्लस yr का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ x1 तो क्या xr स्क्वायर प्लस yr स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा हो गई, इसमें तो कोई वो संदेह है ही नहीं। और इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी कब आएगी, जब x और y 0 हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के ये वाली जो क्वांटिटी है वो इससे बड़ी या बराबर रहेगी। और इक्वलिटी मैंने वही बताया कि जब x और y 0 हो जाए तब हम लगा सकते हैं, तो 1/√2 ये क्वांटिटी भी किससे बड़ी होगी, है ना, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, समझ रहे हो, इसके आगे जो इनइक्वलिटी लिखी जा रही है दैट इज 1/√2 टाइम्स हर एक टर्म इससे तो बड़ा हो गई होगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एंड सो ऑन स्क्वायर रूट ऑफ xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर, कुछ इस तरीके से चलेगा। तो मेरे पास फाइनली जिस तरह का मेरे को रूपरेखा चाहिए वैसा सब बन के ये आ जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 एंड ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ z1, अब तो सबको लिख सकता हूँ मैं, है ना, ऐसे करते करते मॉड ऑफ z2 एंड लास्ट में मॉड ऑफ zn टाइप से ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप नोटिस कर सकते हो बहुत इजीली कि यहाँ पे क्या हुआ, है ना, यही स्ट्रक्चर हमें चाहिए था, आ चुका है। k की जगह कितना बनेगा, k मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स √2, क्योंकि अगर हम बोले तो यहाँ पे तो मैं कुछ भी ले सकता था। ठीक है, यहाँ पे तो मैं √2 या कुछ भी ले लूँगा, तो बेसिकली ये नंबर अगर √2 की जगह मैंने कुछ और लिया सपोज करो, है ना, और कम वैल्यू ले ली, √2 की जगह और मैंने अगर वैल्यू बढ़ा के ले ली, है ना, तो ये अल्टीमेटली ये नंबर तो कम ही हो जाएगा ना, 1/समथिंग 1/k कम हो जाएगा, तो अल्टीमेट राइट हैंड साइड तो और कम होने लगेगी, और राइट हैंड साइड तो वैसे ही हम कम इससे दिखाना ही चाह रहे हैं, तो इसलिए हम मिनिमम वैल्यू बोलेंगे कितनी, √2 हमारा आंसर आएगा।